नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी जारी है। चाइना भारत के अंदर मज़ीद कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुका है। अमेरिका ने भी एंट्री दे दी है। चाइना ने अपने तहदी ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं। इस सारे सूरत हाल में, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान किसका साथ देगा, इस बारे में हम बात करेंगे। लद्दाख में हालिया भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया में मुकम्मल जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के खिलाफ मुहिम और तजारती तनाज़ा के बावजूद दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश भी कर दी है, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फौजों में इजाफा किया जा रहा है। भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के अंदर तक आ चुका है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में LAC के अंदर मुबैना भारतीय हदूद में चीन के फौजी 60 खेमे लगा चुके हैं, जबकि चीन की अपनी हदूद में 100 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। भारतीय दावे के मुताबिक चीन भारी मशीनरी की मदद से बैंकर्स भी बना रहा है। इस तनाज़े को समझने के लिए भारत चीन सरहदी तनाज़े को 1950 के अशरे से देखना पड़ेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से अगस्त 1963 में तैयार किए गए वर्किंग पेपर में इस तनाज़े को अमरीकी नज़र से देखा गया है, लेकिन इससे तनाज़े को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इस वर्किंग पेपर को पहले टॉप सीक्रेट करार दिया गया था, ताहम अब वो डीक्लासिफाइड कर दिया गया है। ये वर्किंग पेपर 1959 के अवाइल से अवाखिर तक के 1963 के अवाखिर तक के हालात पर मबनी है। 24 अक्टूबर 1959 में जारी होने वाला CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन भी चीन भारत सरहदी झड़प पर रोशनी डालता है। CIA के सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन के मुताबिक नई दिल्ली ने 21 अक्टूबर की सरहदी झड़प पर सख्त एहतजाज किया। मशरकी कश्मीर के इलाके लद्दाख में होने वाली इस झड़प में 17 फौजी मारे गए थे। नई दिल्ली के तर्जुमान ने चीन के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद किया कि भारतीय फौजियों ने चीन के इलाके में दरअंदाजी की थी और चीन के गश्त करने वाले फौजी काफिले पर फायरिंग की थी। अमरीकी CIA की नज़र में ये वाक़या मंसूबा के तहत पेश नहीं आया था, क्योंकि दोनों हुकूमतें मुज़ाकरात की तैयारी कर रही थी। चीन ने इस वाक़े पर मौक़िफ़ अपनाया था कि इसके फौजी अपने दफा में फायरिंग पर मजबूर हुए थे। चीन ने भारत पर जोर दिया था कि चीन की सरहदों की खिलाफ वर्जी के वाक़यात को मुस्तकबिल में रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। इंटेलिजेंस बुलेटिन में कहा गया कि नेहरू ने 8 अक्टूबर को कहा कि उनकी हुकूमत इस मौके पर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं करेगी। मो ज़ेतुंग ने भी हाल ही में भारत के कम्युनिस्टों को यकीन दिलाया कि चीन भारत के खिलाफ जारहियत का इरादा नहीं रखता। CIA ने अपने तज्ज़िये में कहा कि लद्दाख का वाक़या और दोनों तरफ से एहतजाजी बयानात भारतीय अवाम और हुक्काम के मौक़िफ़ को सख्त कर सकते हैं, जिससे साजगार माहौल में रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, जिसके लिए मो ज़ेतुंग मुज़ाकरात से पहले मुतालबा करते हैं। CIA के वर्किंग पेपर के मुताबिक 10 नवंबर को नेहरू ने मुज़ाकरात के लिए पेश की शर्त रखी कि दोनों तरफ की फौजें LAC पर वापस अपनी रवायती पोजीशनों पर चली जाएं। 17 दिसंबर को चीनी वज़ीर आज़म चू एन लाई ने जवाबी ख़त लिखा कि भारतीय शराइत या तजावीज़
एक थ्योरी की हद तक हैं, क्योंकि भारत का कोई फौजी वहाँ मौजूद ही नहीं जहाँ से इनखला की भारतीय तजवीज़ दी जा रही है। चू एन लाई ने इलाके की अहमियत बयान करते हुए कहा कि ये इलाका एक वसी इलाका संक्यांग और तिब्बत को मिलाने के लिए अहम है। भारतीय हुकूमत ने इलाके में सितंबर 1958 तक चीन की तरफ से किसी सड़क की तामीर से लाइल्मी का इजहार किया और दुनिया भर में अपने सफ़ीरों को ये मौक़िफ़ अपनाने की हदायत की कि किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ से दखल अंदाजी इस बुनियाद पर इस इलाके पर कानूनी हक़ का जवाज़ नहीं बख्शती कि वो मुल्क अपने इलाके में दखल अंदाजी से लाइल्म था या इसने मुज़ाहमत नहीं की। चू एन लाई ने अपने ख़त में लिखा कि सरहदी झड़प के बाद चीन ने इलाके में फ़ौजी गश्त रोक दिया है। चू एन लाई ने नेहरू से कहा कि मुज़ाकरात के बुनियादी असूल तय करने के लिए बिलमुशाफा मुलाकात की जाए। चू एन लाई ने इशारा दिया कि वो मैकमोहन लाइन के जनूबी इलाके से अक्साए चीन के बदले दस्तबरदार होने को तैयार है। नेहरू जनवरी 1960 तक मुलाकात से गुरेज़ा रहे और फिर अपने सफ़ीर और चंद वज़रा के मशवरे पर मुलाकात के लिए राज़ी हो गए। इस अरसे में रूस के सदर खरोश्चेफ ने चीन भारत तनाज़े पर कई बयानात दिए और कहा कि चीन की फ़ौजी कार्रवाइयाँ मास्को और दिल्ली के तल्लुकात को ख़तरे में डाल रही हैं। नवंबर में खरोश्चेफ ने इस तनाज़े को अफसोसनाक और अहमकाना कहानी करार दिया। खरोश्चेफ के बयानात ने भारतीय सफारतकारों को इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि सोवियत यूनियन ने इस तनाज़े में बराह रास्त मुदाखलत की है, लेकिन जब बीजिंग पर दबाव डालने के सबूत मांगे गए तो सोवियत यूनियन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सोवियत यूनियन ने बीजिंग पर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात पर जोर दिया था। सोवियत यूनियन का हकीकत में चीन पर कोई असर व रसूख नहीं था, बल्कि चीनी हुकाम खरोश्चेफ के बयानात पर राज़ी थे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने एक अमरीकी ओहदेदार को बताया कि खरोश्चेफ इस मामले में गैर जानबदार रहे और उनके ख्याल में सोवियत यूनियन के दोनों दोस्त मुल्क तनाज़े को बाहम हल कर लेंगे। नवंबर 1960 में चीनी हुकाम ने बर्मा को सरहदी तनाज़ात के हल के लिए बीजिंग आने पर राज़ी किया ताकि सरहदी तनाज़ात दोस्ताना तरीके से हल करने की मिसाल कायम की जा सके। चीन का ख्याल था कि बर्मी वज़ीर आज़म के साथ सरहदी तनाज़ात जल्द अज जल्द हल करके वो नेहरू को मुज़ाकरात पर आमादा कर सकते हैं। बर्मा के वज़ीर आज़म ने अंदाज़ा लगाया कि चीन उनके साथ सरहदी तनाज़ा खरोश्चेफ के दौरान न्यू दिल्ली से पहले हल करना चाहता है ताकि नई दिल्ली के इस मौक़िफ़ को जुटला सके कि चीन तनाज़ात को हल करने से इनकारी है। पार्लियामेंट और मीडिया के दबाव में नेहरू ने मुलाकात पर आमादगी जाहिर की और 5 फरवरी 1960 के ख़त में चू एन लाई को मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुलाकात के लिए नई दिल्ली आने की दावत दी। फरवरी और मार्च में इशारे मिलने लगे कि नेहरू अक्साए चीन पर भारत का बराए नाम इख्तियार बरकरार रखते हुए संक्यांग तिब्बत रोड चीन के इस्तेमाल में देने को कबूल करने को तैयार हैं। चीनी हुकाम भारत के मौक़िफ़ में इस नरमी को भांप गए और बेमैनी मुलाकात की बजाय बामकसद मुज़ाकरात की तैयारी में लग गए। चीन के हुकाम ने अपनी आमादगी को मोतबर बनाने के लिए नेहरू की तरफ से 2 बार दौरे की दावत मुस्तरद करने के बावजूद चू एन लाई के दौरान न्यू दिल्ली पर आमादगी दिखाई और बर्मा के साथ सरहदी मुआहदे के सिर्फ 2 माह बाद ही नेपाल के साथ मार्च में सरहदी मुआहदा कर लिया। चू एन लाई की तरफ से आला सतह के वफ्द के साथ 6 रोज़ा दौरा न्यू दिल्ली की तजवीज़ पर भारतीय हुकाम शशदर रह गए। नेहरू के मशीरों ने यह बात नोट की
कि न्यू दिल्ली ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नेहरू चीन लाई मुलाकात चाहता है, जबकि चीन लाई की तरफ से दौरे की कबूलियत का ख़त सरहदी तनाज़ात के ठोस हल की तरफ इशारा कर रहा है। जब नेहरू से पूछा गया कि चीन लाई न्यू दिल्ली में 6 दिन क्या करेंगे, तो नेहरू ने कहा कि चीन लाई एक मुलाकात में 3 से 4 घंटे बिला तुकान बोल सकते हैं। नेहरू को मशीरों ने मशवरा दिया कि वो चीन लाई के साथ मुलाकात में जहन तब्दील ना करें। अप्रैल में चीन लाई भारी भरकम वफ्द के साथ न्यू दिल्ली पहुंचे। नेहरू के साथ वफूद की सतह और तन्हाई में मुलाकातों में चीन लाई को कामयाबी ना मिली। 3 दिन की मुसलसल मुलाकातों में लद्दाख पर भारतीय मौक़िफ़ तब्दील ना हुआ। इस पर चीन लाई ने भी मकबूजा भारतीय इलाके छोड़ने से इनकार कर दिया। चीन ने फरवरी और मार्च में भारतीय मौक़िफ़ में नरमी के दुरुस्त अंदाजे लगाए थे, लेकिन अप्रैल के आखिर तक ये अंदाजे दुरुस्त नहीं रहे थे और नेहरू के मुशीर उनके मौक़िफ़ को सख्त कर चुके थे। ये मुलाकातें नाकाम रहीं और नेहरू ने मामला अपने मातहत हुक्काम पर छोड़ दिया ताकि वो चीन के हम मनसबों से मुलाकातों में मामले के कानूनी और तारीख़ी पहलुओं का जायज़ा ले सकें। 1960 के आखिर तक दरमियाने दर्जे के हुकाम के माबैन मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन नतीजा खेज ना हो सके। चीन ने मुस्तकिल फ़ौजी गश्त बंद करके वक्तन फ़वक्तन गश्त की पॉलिसी अपनाई और फ़ौज को फायरिंग से गुरेज का हुक्म दिया। ताहम चीन ने नवंबर 1960 में ये अंदाज़ा लगा लिया कि भारत मकबूजा इलाके छुड़ाने का इरादा नहीं रखता क्योंकि इसकी फ़ौजी सलाहियत कम है। लेकिन चीन ने गश्त मुअत्तल करने के बावजूद नई पोस्टों की तामीर जारी रखी। चीनी हुकाम ने मुज़ाकरात के दौरान भारतीय हम मनसबों को इलाके का नया नक्शा भी दिया, जिसमें भारतीय दावे के इलाके भी शामिल थे। भारत ने इलाके पर चीनी फ़ज़ाइया के गश्त पर एतराज़ किया तो चीन लाई ने नेहरू से कहा कि वो इन तैयारों को मार गिराएं ताकि इन्हें पता चल सके कि ये तैयारे चीन के नहीं बल्कि भारत ऐसा करने से हिचकिचाता रहा और एहतजाज भी करता रहा। शायद भारत ने चीन का दावा मान लिया था कि ये तैयारे अमरीकी हैं, लेकिन उसका खुलेआम एतराफ़ करने में भी गुरेज करता रहा। जनवरी 1961 तक चीन की पॉलिसी नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात की थी और खुली जंग को नामुमकिनात में तस्वर किया जा रहा था। ये चेयरमैन मऊ का सफारतकारी में बर्दाश्त का फ़लसफ़ा था। उनका तस्वर था कि हमें अपनी जद्दोजहद में मुखालिफ फरीक को कुछ छूट देनी चाहिए। भारत के साथ मुज़ाकरात में चीन को खदशा था कि इन सरहदी झड़पों को जवाज़ बनाकर नेहरू या उनकी पूरी हुकूमत को चलता किया जा सकता है या भारत अमरीकी धड़े में जा सकता है और अमरीका इस बहाने चीन के घेराव के लिए भारत में अड्डे बना सकता है। मोजे तोंग और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले वाइस चेयरमैन लियू शाओची ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन अजय घोष से अक्टूबर 1959 की मुलाकातों में इन खदशात का अजहार भी किया था। लियू शाओची ने अजय घोष से कहा था कि हमने पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत के क़याम को संजीदगी से लिया है। अमरीकी सरमायादार खित्ते में बड़ी कौमों को कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन वो मुल्क जो सोवियत यूनियन और चीन के हमसाये में हैं। बर्मा, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, सैलून, भारत और दीगर मुल्क जैसे इंडोनेशिया, ये वो बड़े मुल्क हैं जिनके ज़रिए 2 अजीम सोशलिस्ट मुल्कों सोवियत यूनियन और चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से अमेरिका का सरमायादार सोशलिस्ट कैंप के मुल्कों को फौजी तौर पर घेरना चाहते हैं। पाकिस्तान और बर्मा में वो कामयाब हो चुके हैं और इंडोनेशिया में वो इसको दोहराने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं।
پاکستان میں کامیابی کے بعد امریکی یہی سب کچھ بھارت میں کرنے کی کوشش میں ہیں۔ فوجی طور پر چین کے گھیراؤ کے خدشات کو تقویت 1957 سے 1961 تک بھارت کے آرمی چیف رہنے والے جنرل کودندر تھمیا کے رویے سے بھی ملی، جنہوں نے کرشنا مینن کو وزیر دفاع کے عہدے سے ہٹوانے کی کوشش کی، اور اس کوشش سے چینی حکام کے خدشات بڑھ گئے تھے کہ بھارت بھی امریکی منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چینی حکام کے خیال میں جنرل کودندر تھمیا دائیں بازو کا تھا، جو چین کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کی آڑ میں بھارت کو امریکی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ چین کو تنہا کیا جا سکے۔ کمیونسٹ پارٹی چین کے وائس چیئرمین لیو شو چی نے کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ نہرو دائیں بازو والوں کے حق میں فیصلہ کر لے، لیکن فی الوقت اسے ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے۔ چین کے حکام نہرو کے متعلق خدشات کے باوجود انہیں بھارت کی دیگر سیاسی اور عسکری قیادت سے بہتر خیال کرتے تھے۔ بھارت میں فوجی حکومت کا راستہ روکنے کے لیے چین نے بھارت میں پاکستان اور برما جیسے حالات پیدا نہ رہنے دینے کی حکمت عملی اپنائی، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو دائیں بازو کے مقابلے میں نہرو کی حمایت کی ہدایت کی گئی، اور یوں بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع کو سازگار ماحول میں مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ 19 اکتوبر کو جب چیون لائی نے نہرو کو خط لکھا کہ بھارت کے نائب صدر رادھا کرشن بیجنگ کا دورہ کریں، ممکن ہے یہ دورہ مذاکرات کا نقطہ آغاز ثابت ہو۔ چین کے سدھیر نے 24 اکتوبر کو جب یہ خط پہنچایا تو نہرو اور بھارت کے نائب صدر شدید غصے میں تھے، کیونکہ 21 اکتوبر کو چین کے فوجی فائرنگ کر کے 17 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یوں یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ 7 نومبر کو چیون لائی نے ایک خط میں مذاکرات کو فوری نوعیت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے نہرو سے جلد ملاقات کی خواہش ظاہر کی تاکہ بارڈر تنازع پر بات کی جائے۔ چیون لائی نے مستقبل میں مزید سرحدی جھڑپوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا۔ چیون لائی نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کو میکموہن لائن اور LAC سے 12.5 میل پیچھے ہٹانے کی بھی تجویز دی۔ چیون لائی کی یہ تجویز ان کی 8 ستمبر کی تجویز کا ہی ایک نیا رخ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرحد کو جوں کا توں مان لیا جائے اور سرحد پر فوج کی بجائے غیر مسلح بارڈر پولیس تعینات کر دی جائے۔ جوں کا توں ماننے کا مطلب تھا کہ میکموہن لائن کو بارڈر ماننے کے ساتھ شمالی لداخ پر چین کا کنٹرول تسلیم کر لیا جائے۔ افواج واپس بلانے کی تجویز کا مطلب یہ تھا کہ چند مخصوص پوسٹوں سے فوج ہٹائی جائے۔ چین نے اس بات کو تسلیم کیا اور نہ ہی مسترد کیا، بلکہ یہ کہا کہ چین کی تجویز بنفسہ بری نہیں۔ 12 نومبر کو چین نے بھارت کو آگاہ کیا کہ وہ 10 بھارتی فوجیوں، بھارت انہیں بارڈر پولیس کہتا تھا، کو رہا کرنے اور 9 فوجیوں کی لاشیں واپس کرنے کو تیار ہے۔ 14 نومبر کو قیدی اور لاشیں بھارت کے حوالے کر دی گئیں۔ گرفتار بھارتی فوجی گروپ کے سربراہ کرم سنگھ نے کہہ دیا کہ چین کی فوج نے 21 اکتوبر کی جھڑپ میں مارٹر استعمال نہیں کیے تھے، جس پر چین کے خلاف بھارت میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اس نے بھارتی فوجیوں کی برین واشنگ کی ہے۔ اس پروپیگنڈے سے ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ 16 نومبر کو بھارتی وزیر خارجہ نے قیدی فوجیوں پر تشدد اور بدسلوکی کا الزام لگایا، اور کرم سنگھ کی طرف سے چینی تفتیش کاروں کے ظلم کا بیان بھی شامل کیا گیا۔ 17 نومبر کو نہرو نے چین کو خط لکھ کر پھر پیشگی شرائط عائد کر دی اور مبینہ مقبوضہ علاقے خالی کرنے کے علاوہ پورے لداخ میں دونوں طرف سے فوجی پیچھے ہٹانے کی شرط لگا دی۔ نہرو چیون لائی فوری ملاقات کی بجائے درمیانے درجے کے عہدیداروں کے مذاکرات
और बुनियादी समझौते पर पहुंचने के बाद सरबराह मुलाकात की शर्त रखी गई। पूरे बॉर्डर पर दोनों तरफ की फौज की 12.5 मील वापसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। इसकी बजाय गश्त रोकने की तजवीज़ दी गई। भारत के अंदर नेहरू पर दबाव कम न हुआ और आर्मी चीफ ने कृष्णा मीनन को ना हटाने की सूरत में इस्तीफे की धमकी दे दी। नेहरू ने मुल्क के दफा की जिम्मेदारी अकेले कृष्णा मीनन पर डालने की बजाय कहा कि मुल्की दफा पूरी काबीना की जिम्मेदारी है। 19 नवंबर को नेहरू ने अक्साए चीन में चीन की तरफ से एयर स्ट्रिप बनाने की तरदीद और तस्दीक दोनों से गुरेज किया और कहा कि इलाका चूँकि चीन के कंट्रोल में है इसलिए इंटेलिजेंस मालूमात मुश्किल हैं। 17 दिसंबर को चुइन लाई ने नेहरू के खत का जवाब दिया और अक्साए चीन पर बीजिंग के हक का पहले की निस्बत ज़्यादा सख्ती से अदा किया। साथ ही चुइन लाई ने लद्दाख से फौज की वापसी पर साबका मौक़िफ़ दोहराया कि जब भारतीय वहाँ मौजूद ही नहीं तो वापस कैसे जाएंगे। लद्दाख की सिंकियांग और तिब्बत के लिए आमदोरफ्त की अहमियत बयान करते हुए चुइन लाई ने कहा कि 1950 से चीन की फ़ौज तिब्बत के लिए सप्लाई इसी रास्ते से कर रही है और 1956 से यहाँ सड़क तामीर की गई है जिससे भारत लाइलम था क्योंकि ये इलाका अरसे से चीन का हिस्सा है। चुइन लाई ने लिखा कि वो अगस्त 1968 में कब्जे में लिए गए इलाके लांगजू से निकलने को तैयार हैं लेकिन भारत को बदले में 10 मुतनाज़ा पोस्टें खाली करना होगी। चुइन लाई ने सरबराह मुलाकात ज़रूरी करार देते हुए 26 दिसंबर की तारीख भी दी और कहा कि मुलाकात चीन या रंगून में रखी जाए। चुइन लाई ने कहा कि सरबराह मुलाकात में बुनियादी नौइयत का समझौता होने से पहले वजारती सतह की मुलाकातें बेफ़ायदा हैं। नेहरू ने 21 दिसंबर को चुइन लाई की तजावीज़ मुस्तरद कर दी और ख़ुद से कोई नई तजवीज़ ना दी। नेहरू ने कहा कि वो कहीं भी और किसी भी वक्त मुलाकात के लिए तैयार हैं लेकिन जब तक हक़ाइक़ पर इत्तफ़ाक़ ना हो ऐसी मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपोजिशन और मीडिया के दबाव ने नेहरू का मौक़िफ़ सख्त कर दिया। चुइन लाई भारतीय हम मनसब से मुलाकात के लिए इस कदर पुरुम्मीद थे कि उन्होंने बर्मा के वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करके मुजव्वज़ा मुलाकात के लिए सहूलत पर बात भी कर ली थी लेकिन नेहरू ना माने। यूँ हालात 1962 की जंग तक जा पहुँचे और भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बड़ा इलाका भी गंवा बैठा। चीन भारत तनाज़े की तफसील तवील हो गई लेकिन इसका मकसद चीन और भारत में पाई जाने वाली सोच को वाज़े करना था। आज मोदी ट्रंप दोस्ती और अमेरिका भारत कुर्बत एक बार फिर चीन के खदशात को तक़वियत दे रही है कि अमेरिका इसका गहराव करने को है और भारत का दाएं बाजू इसकी मदद को पूरी तरह तैयार है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म और डिफेंस चीफ दोनों दाएं बाजू के हैं। यूँ चीन के खदशात नेहरू दौर से भी ज़्यादा मजबूत हैं। इस वक्त सिर्फ आर्मी चीफ और सियासतदानों का एक ग्रुप नेहरू पर भारी पड़ रहे थे। अब तो भारत पूरी तरह कौम परस्ती में डूबा है। नेहरू का भारत किसी हद तक गैर जानबदार था मगर मोदी का भारत तो अमेरिका की गोद में है। हमसाया मुल्कों में बैठकर चीन का घेराव करने की अमेरिकी पॉलिसी 2 कदम आगे बढ़ रही है। अब अमेरिका हांगकांग में अलहदगी पसंदी को खुलेआम हवा दे रहा है। ताइवान को आज़ाद मुल्क के तौर पर आलमी इदारों की रुकनीत दिलवाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान को असलहा बेचने में लगा है। बहरा जनूबी चीन में अमरीकी बहरिया की बार बार गश्त की कोशिशें ढकी छुपी नहीं। कोरोना वायरस के फैलाव का सबब चीन को बताकर इससे हर्जाना लेने की धमकियां दी जा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना वायरस की तहकीकात की करारदाद चीन को इश्ताल दिलाने के लिए काफ़ी है। चीन की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां चीन की मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा करके कंपनियों को चीन छोड़ने पर मजबूर करना एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है।
लद्दाख में मुहाज खोलकर चीन भी इशारे दे रहा है। चीन की पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर वजीर खारजा वांग यी ने खोलकर कह दिया कि अमेरिका की कुछ सियासी कुव्वतें दोनों मुल्कों को सर जंग में धकेलना चाहती हैं। वांग यी ने खबरदार किया कि वाशिंगटन ताइवान में सुर्ख लकीर को अबूर करने की गलती ना करे। ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की तरफ से हांगकांग को खुसूसी तजारती दर्जा देने और चीन के नेशनल सिक्योरिटी बिल पर तनकीद के जवाब में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हांगकांग चीन का अंदरूनी मामला है और तमाम मुल्क अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का पहला मुहाज हांगकांग है। अमेरिकी सदर ने चीन का नेशनल सिक्योरिटी बिल हांगकांग में नाफिज होने की सूरत में शदीद रद्द अमल की धमकी दे रखी है। चीन भी इस सर्द जंग में अपनी पसंद के मुहाज खोलने पर मजबूर होगा और भारत के साथ सरहदी कशीदगी चीन का पसंदीदा मुहाज हो सकता है। एक सवाल जो कभी अमेरिकी बड़ी रौनक के साथ दुनिया के मुल्कों से पूछते थे, अब चीनी भी यही सवाल कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। कोरोना वायरस की वबा फैलने पर अमेरिका यूरोप की तरफ से सफरी पाबंदियों का इतलाक हुआ तो जनूब मशरकी मुल्कों कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड ने मार्च के महीने तक चीन के लिए ज़मीनी फ़ज़ाई रास्ते खुले रखे। चीन ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दुनिया के कई मुल्कों को सामान और तिब्बी अमला भिजवाया। इटली समेत यूरोप के वो मुल्क जो चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा हैं, उन्होंने चीन से शुक्रगुजारी के साथ इमदाद वसूल की। दरअसल ये मुहिम चीन की तरफ से एक तरह से यही सवाल था कि तुम हमारे साथ हो या खिलाफ। चीन ने इस मुहिम से मुल्कों का मूड चेक कर लिया है। कुछ मुल्कों ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चीन की बनाई गई किट्स वापस भिजवा कर या इनके नकाइस बयान करके बता दिया कि वो बीजिंग के साथ नहीं, जिनमें स्पेन भी शामिल है। जबकि स्वीडन ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बंद करके जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर इल्ज़ामात की बारिश करके अमेरिकी कैंप में होने का ऐलान किया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑस्ट्रेलवी करारदाद पर दस्तखत करके भारत ने भी अपना जवाब बीजिंग तक पहुंचा दिया था। यूं सर्द जंग का नया दौर शुरू करने की तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि शायद इसका आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन एहतराफ बाकी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, ये कैसे शुरू हुई, इसकी मुकम्मल कहानी हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी तवील हो गई है, जिसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।